हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है सीडीपी की, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आपका जो एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसके ऊपर आधारित हैं। आज की जो क्लास है वो है 7 जनवरी में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसके 15 क्वेश्चनों की। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करिए अपने साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। सभी को बताना है अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है कलन विधि, दूसरा ऑप्शन लिखा है स्वतः शोध प्रणाली, तीसरा ऑप्शन लिखा है साधन लक्ष्य विश्लेषण और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है स्मृति सहायक विधि। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सभी ऑप्शन पढ़िए और बताइए। स्वतः शोध प्रणाली, क्या आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिसको स्वयं ही जिसकी आपने खोज की है उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या आप कह सकते हो चरण दर चरण निर्देश होगा। इसमें आपने चरण और दर चरण किसी भी शोध को नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन लिखा है साधन लक्ष्य विश्लेषण, ये आपको कुछ लिखना था और आपको पेन मिल गया है तो इसके लिए आपने चरण दर चरण कोई भी कार्य नहीं किया है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है स्मृति सहायक, यानी कि आपकी सोच के ऊपर सहायता प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा कलन विधि। कलन विधि का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के चरण दर चरण जो आपकी प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है कलन विधि। सीटेट का ही एग्जाम देना है तो आपको हर एक चीज़ किस प्रकार से याद करनी है, पहले आपको क्लासें देखनी है, फिर आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद में उनको याद करना है, उसके बाद में आप जब एग्जाम में जाओगे तब आप उस क्वेश्चन को करोगे, यानी चरण दर चरण ही आप कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं कलन विधि। उम्मीद है क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 ही क्यों हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे एक बार, आसानी से इसका आंसर हो जाएगा। पढ़िए और देखिए क्या आंसर हो जाएगा। लिखा है क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। अगर किसी विद्यार्थियों के बीच में कोई भ्रांतियां हैं तो वो क्या बतलाती हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच की प्रक्रिया बतलाती हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं। तीसरा ऑप्शन लिखा है अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। चौथा ऑप्शन लिखा है गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, छात्रों में आपको कमियों वाला जहाँ पे दिख जाए वो निगेटिव होता है, तो इसको आपको देखते देखते काट देना है। और देखिए पहला ऑप्शन लिखा है अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। तो विद्यार्थियों में अगर कोई भ्रांतियां हैं तो आपको अत्यंत गलत, विद्यार्थियों को गलत आपको कभी भी ठहराना ही नहीं है। आप भले ही गलत हो जाएं, आप अगर गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर विद्यार्थी गलत है, विद्यार्थियों में आप कमियां निकालोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप गलत हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं। तो यहाँ पर अगर भ्रांतियां हो रही विद्यार्थियों में तो वहाँ पर उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 बच गया और यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि हमें किस बारे में किससे बात करनी है, किससे दूर बैठना है, किसके पास बैठना है, क्योंकि विद्यार्थी जो छोटे बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं और उनकी समझ कैसी होती है, बहुत ही सहज होती है, बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को समझने लग जाते हैं या फिर किसी भी चीज़ में भ्रांतियाँ पैदा कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ का होना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे एक बार। लिखा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। सारे के सारे ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए और आप लोग आंसर करिए एक बार। ऐसी कौन सी स्थिति है जो कि विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। पहला ऑप्शन लिखा है जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, यानी जब आप किसी कार्य में असफल हो जाते हैं और उस कार्य में असफल होने का कारण आप स्वयं को मानते हैं तो आप गर्व महसूस करेंगे, तो बिल्कुल भी आप महसूस नहीं करेंगे, आपको उल्टे शर्म ही महसूस होगी इसके, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। दूसरा ऑप्शन लिखा है जब असफलता का कारण दूसरे को माना जाता है, जब आप अपनी असफलता का कारण दूसरे को मानेंगे तो क्या आप इसके लिए गर्व महसूस करेंगे, तो आप गर्व नहीं महसूस करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन लिखा है जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने सीटेट के एग्जाम में 120 या फिर 130 नंबर लेकर के आते हैं और उसका श्रेय जो है आपको जाता है कि आपने मेहनत की, आपने
अच्छे अच्छे नोट्स बनाए और आपने उनको पढ़ा और आपने अच्छे तरीके से एग्जाम दिया, क्वेश्चन को समझे और आंसर किए, तो आपको गर्व करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दिया और मैंने 130 नंबर हासिल किए सीटेट के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 4 आपका लिखा है, जब सफलता का कारण दूसरे को माना जाता है तो दूसरे को कारण जब आप मानेंगे तो आप खुद में गर्व नहीं महसूस कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो था यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर लेंगे। आंतरिक प्रेरणा के बारे में आपको बताना है, तो सभी लोग आंसर पढ़िए और बताइए सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन लिखा है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। दंड से बचने के लिए अध्ययन करना, यह हो गया आपका बाह्य कारण। तो बाह्य कारण यहाँ पे होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका कट गया। तीसरा ऑप्शन लिखा है, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, किसी भी प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करना या फिर कोई मेडल प्राप्त करना, ये बाह्य कारण में आता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो जहाँ पे प्रशंसा की बात होती है ये भी होता है बाह्य कारण, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी आपका कट गया। आंतरिक कारण इसमें कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 1 बचा, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे और आपके पास बौद्धिक समझ नहीं होगी, इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए। ये हो गया आपका आंतरिक कारण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं आप समझने लायक, सिर्फ आपको यही पता करना था कि आंतरिक कारण इनमें से कौन सा है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने कर भी दिया होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लिखा है, कथन क्या लिखा है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों है। कारण देखिए क्या लिखा है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। एक कोई बच्चा है जो कि 11 महीने में चलना सीख जाता है, जबकि उसी के साथ का दूसरा बच्चा है जो कि 15 महीने में चलना सीखता है। इसका कारण दिया गया है, व्यक्तियों का विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो कारण और कथन दोनों बिल्कुल सही हैं। अगर कोई बालक 15 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 11 महीने में चलना सीख रहा है, तो उसका कारण यही है कि हर व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है। हो सकता है कि कोई बालक जो कि 11 महीने में चलना सीख रहा है, उसको खान पान यानी उसका जो दूध है उसको नियमित तरीके से अच्छे तरीके से मिला है, या फिर उसको जो अदर्स आजकल कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, पाउडर वगैरह आते हैं, वो सब दिए गए हों, इसीलिए वो जल्दी से चलने लग गया। और दूसरा जो बालक है उसका जो विकास है इतने अच्छे तरीके से ना हो पा रहा हो, खाने पीने की वस्तुएं जो है उसको सही तरीके से नहीं मिल पा रही या फिर टाइम से नहीं मिल पा रहा है। व्यक्तियों का विकास होता है वो भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 90% तक इस प्रकार के क्वेश्चनों का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? लिखा है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? विकास किसके ऊपर निर्भर होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिक बनावट के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। आपकी ये आनुवंशिक बनावट क्या है, जो आपको अपने माता और पिता से गुणसूत्र मिले हैं उसके ऊपर भी विकास बहुत ज़्यादा क्या होता है, निर्भर होता है। कि आपके पिता की लंबाई कितनी है, बाल कैसे थे, हाथ पैर की बनावट कैसी है, ये सब किसके ऊपर निर्भर करते हैं? ये सब आनुवंशिक बनावट के ऊपर निर्भर करते हैं और ये संबंधित होते हैं विकास से। दूसरा ऑप्शन लिखा है भौतिक वातावरण। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा, पहला भी सही है। तीसरा ऑप्शन लिखा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो आपको ये पता है कि विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भी अहम भूमिका होती है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, उन सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये सभी हमारे विकास में क्या होते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? सभी लोग बताएंगे ऐसी कौन सी इनमें से अवस्था जिसमें प्रतीकात्मक यानी कि बच्चा जो है प्रतीक को बनाने लगता है अपने मन में बैठे बैठे, और क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, जबकि चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। सभी लोग बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोग कर भी लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। देखिए लिखा है
प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, उसमें क्या होता है, कुछ भी करने से पहले चिंतन मनन करते हैं। बालक जब कुछ भी करने वाला होता है इससे पहले क्या करते हैं, चिंतन और उसका मनन करते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। इस प्रकार से सोचते और विचारते रहते हैं, जो कि 2 भागों में बटी है। पहले है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो कि 2 से 4 वर्ष तक की होती है। इसमें यह समझने लगता है वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन किसी भी चीज के लिए क्या किया जाता है, लाक्षणिक कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, लाक्षणिक कार्य कहलाता है। यानी बालक 2 से 4 वर्ष की अवस्था में समझने लगता है क्या, कोई भी शब्द को पहचानने लगता है, वस्तु को या फिर किसी प्रतिमा को या फिर किसी भी चीज के बारे में सोचने और समझने लग जाता है। यह क्या कहलाता है, यह लाक्षणिक कार्य कहलाता है। उसके बाद में है अहम केंद्रिता। बालक के अंदर ये चीज आ जाती है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। उसके बाद है खोज की अवस्था। वो नई नई चीज़ों को खोजता रहता है और खोज की अवस्था काफ़ी तीव्र होती है। जो दूसरी अवस्था वह है अंतः प्रज्ञ अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष तक रहती है। जो बच्चे अभी तक भाषा विकास नहीं कर पाता है, क्रिया संकेतक का प्रयोग करता है। इसके दौरान आगे लिखा है चिंतन एवं तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। सोचने और विचारने की जो क्षमता होती है वो पहले से ज़्यादा आ जाती है। आगे लिखा है साधारण मानसिक एवं गणितीय क्रिया, जिसे प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि सब करना बच्चा प्रारंभ कर देता है, पर कारण नहीं बता पाता है। आगे लिखा है भाषा विकास में जो इसके शब्द होते हैं वो कितने, 200 से लेकर के 2000 तक के शब्दों का भंडारण हो जाता है। यह अवस्था होती है अंतः प्रज्ञ अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष तक की होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिक की संस्था कौन सी है। प्राथमिक सामाजिक की संस्था कौन सी, आपको यह बताना है। इनमें से प्राथमिक और सामाजिक संस्था कौन सी है। किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान या फिर परिवार। सभी लोग आंसर करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक संस्थाएं कौन सी होती हैं और द्वितीयक संस्थाएं कौन सी होती हैं। सभी लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये देखिए आपके सामने एक स्लाइड लगी है, इसको सभी लोग पढ़िए आराम से। यहाँ पे दिया गया है प्राथमिक सामाजिकरण के बारे में। लिखा है संस्कृत विशेष के अंग होने के नाते उसके प्रतिमान मूल्य, आचार, विचार आदि के सीखने या आंतरिकरण की प्रक्रिया को प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं। यह मुख्यतः परिवार, ये देखिए लिखा है, यह मुख्यतः परिवार तथा समन्वय समूह के द्वारा होता है। इस प्रकार के सामाजिकरण के द्वारा बालक अपने समाज का कार्यकारी एवं स्वीकृत सदस्य बनता है, जिसे माता पिता या अन्य सदस्यों को अपने से बड़ों के आदर करते हुए देखता है और बड़ों का आदर करना सीख जाता है। तो ये आपका हो गया पहली, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया। अगला देखिए, दूसरा है द्वितीयक सामाजिकरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और बालक क्या सीखता है। लिखा है द्वितीयक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने बेहतर समाज के किसी समूह के स्वीकार्य सदस्य बनने के लिए मूल्यों, अभिवृत्तियों, मानकों आदि को सीखता है। क्या लिखा है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि जो हमारा समाज होता है उसके जो बाह्य अंग होते हैं, यानी कि हमारे घर से जब आप बाहर निकलोगे, अपने घर से, अपने परिवेश से, वहाँ पर आपके सीखने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। आगे लिखा यह प्रायः घर के बाहर होता है। कहाँ पे होता है, घर के बाहर होता है। यह सीखना उस समूह का सदस्य बनकर होता है, जैसे विद्यालय में नए ढंग से रहना और व्यवहार करना सीखना, नई नौकरी में नए व्यवहार के ढंग एवं नियम सीखना, स्काउट गाइड या एनसीसी के अनुरूप स्वयं को ढालना, किसी क्लब के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाना या फिर आत्मसात करना आदि द्वितीयक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि जब आप अपने परिवार के बाहर निकलेंगे और परिवार से बाहर निकलने के बाद में जो भी कुछ सीख रहे हैं आप हैं, वो सब किस में आएगा, द्वितीयक में आएगा। चाहे मीडिया हो, चाहे किताबें हो, चाहे धार्मिक संस्थान हो, ये सब किस में आएंगे, वो आएंगे आपके द्वितीयक में। तो आपका जो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था वो कौन सी है, वो है परिवार। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ भी चुके होंगे प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है और द्वितीयक सामाजिकरण क्या होता है। जब बालक घर के बाहर निकलता है, वो विद्यालय जाता है, तो विद्यालय में भी क्या हो जाएगा, द्वितीयक सामाजिकरण लागू हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, सिर्फ जब तक परिवार में बच्चा है तभी तक जो भी कुछ सीख रहा है वो सब आएगा प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत। उसके बाद में जो भी कुछ सीखेगा सब आएगा द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। लिखा है एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण है, आपको यह बताना है। प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है। एक लंबे बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसके बाद में लंबे बर्तन से पानी को किस में डाला गया, चौड़े बर्तन में डाला गया। तो यहाँ पे यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बच्ची है 5 वर्ष की, वह यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को
एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण है? सभी लोग बताइए। वह प्रतिवर्ती सोच रखती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती। तीसरा ऑप्शन लिखा है वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि चौथा ऑप्शन है वह नकल नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। क्या नहीं रखती है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। नकल करना यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 तो आपका देखते ही देखते कट जाना चाहिए था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है इनाम, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा ऑप्शन है स्कीमा, चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए इसका। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सभी लोग आंसर करिए एक बार। क्या सही हो जाएगा? इनाम के द्वारा क्या आपकी बनावट या फिर प्रतिक्रियाओं में बदलाव हो सकता है? नहीं हो सकता है। स्कीमा के द्वारा भी नहीं होगा और संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा भी नहीं होगा। सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। लिखा है वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा, परिपक्वता या फिर संगठन, संतुलन? तो आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या वह परिपक्वता हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। संगठन भी नहीं होगा, संतुलन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से वाइगोत्स्की के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? सभी लोग आंसर करिए। एक कक्षा चल रही है जिसमें छात्र और शिक्षक समूह में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो यह किस प्रकार की कक्षा कक्ष की विशेषता आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रगतिशील कक्षा कक्ष, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष और चौथा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। देखते ही आंसर हो जाना चाहिए था, हो भी गया होगा। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपस में ग्रुप बना करके शिक्षक और बच्चे बात कर रहे हैं, इसीलिए व्यवहारवादी भी नहीं है। और क्या नहीं है? शिक्षक केंद्रित नहीं, क्योंकि यहाँ पर छात्र भी शामिल हैं। तो इसमें क्या है? यहाँ पे जो कक्षा है वो कैसी है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी। पहला ऑप्शन लिखा है अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, दूसरा ऑप्शन लिखा है ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, तीसरा ऑप्शन लिखा है कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, चौथा ऑप्शन लिखा है निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो निष्क्रिय रूप में कैसे करेंगे? यहाँ पे सक्रिय अगर होता तो ये माना जा सकता था। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपको देखते ही उड़ा देना है। अब बच गए 3, तो बताइए बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। क्या होते हैं? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए लिखा है अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं रखते ये हो गया निगेटिव आंसर। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। कोरी पट्टी के रूप में नहीं देखे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या था? ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या लिखा है। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है? पहला ऑप्शन लिखा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन लिखा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन लिखा है सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, चौथा ऑप्शन लिखा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास का हो जाएगा।
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि हमें इसका दंड जरूर मिलेगा, अगर कोई नहीं देख रहा है तो भगवान तो देख ही रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी लोग सही आंसर करने की कोशिश कीजिए, अंतिम क्वेश्चन है ये। कोशिश कीजिए कि सही बिल्कुल आप लोग आंसर कर जाएं इस क्वेश्चन का। देखिए आराम से पढ़िए। लिखा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? प्रगतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक या फिर स्थानिक। यहाँ पे लिखा है, दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता। दूसरे के व्यवहार को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी मंशाओं को समझने की जो क्षमता होती है वो इनमें से कौन सी बुद्धि होती है, पूछा गया है। क्या वो प्रगतिवादी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। आप लोग यहाँ पे देखिए, स्थानिक भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इन दोनों में। अंतःव्यक्तिक का मतलब होता है स्वयं के अंदर, अंतः मतलब होता है स्वयं, जो चीज़ आप स्वयं कर रहे हैं, स्वयं सोच रहे हैं, अंतः होता है। और एक होता है अंतर्व्यक्तिक, तो अंतर का मतलब होता है दूसरे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक। तो जिन लोगों ने अंतर्व्यक्तिक किया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। अंतः माने होता है स्वयं के अंदर, जो आप स्वयं कर रहे हैं, अपनी मंशाओं को जान रहे हैं, अपनी भावनाओं को जान रहे हैं, वो हो जाएगा अंतः। लेकिन यहाँ पे लिखा है दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को जानना, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक। क्या हो जाएगा? अंतर्व्यक्तिक। उम्मीद है आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15, और ऑप्शन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा कि हमने ऑप्शन नंबर 2 इसका क्यों किया है। तो अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए, ये लिखा है मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप, आपको यही डाउनलोड करना है। यहाँ पे जो लोगो है ये भी बन के आ जाएगा वहाँ पर, जब आप डाउनलोड करेंगे तो। और यही ऐप आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपको नियमित रूप से लगाने ही लगाने हैं, मिलने वाले हैं। और आपको एनसीईआरटी बुक अगर आपको पढ़नी है वो भी मिलने वाली है, वो भी चैप्टर वाइज यहाँ पर। और आपको अगर हमारा ये सीडीपी का नोट्स खरीदना है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत ही एक पॉइंट जो आपका है सिलेक्टेड पॉइंट रखा गया है, 150 रुपये में उपलब्ध है हमारे ऐप पर। तो आप सीडीपी हो गया, ईवीएस है, हिंदी है, या फिर सामाजिक विज्ञान का नोट्स आपको लेना है तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और तुरंत सबसे कम कीमत पर, यानी एक किताब से भी कम कीमत के ऊपर कोर्स उपलब्ध है हमारे इस मास्टर श्रद्धा ऐप के ऊपर। तो जिन लोगों को आवश्यकता है कोई भी नोट्स खरीदने की, तो वो लोग तुरंत जाइए और एक किताब से भी कम कीमत पर आप हमारा जो है नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।